गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 11th कक्षा का 9वां लेसन औद्योगिक क्रांति का थर्ड लेक्चर करेंगे। इससे पहले हमने औद्योगिक क्रांति के बारे में पढ़ा कि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति सबसे पहले आई, उसके बाद यूरोप में आई और फिर उसके बाद किस प्रकार से ब्रिटेन के अंदर ऐसे कौन से फैक्टर थे जिससे कि औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में आई। रॉ मटेरियल, लौह इस्पात, कोयला या भाप के इंजन का आविष्कार, इस तरह से कपड़े बनाने की मशीनों का आविष्कार, सूत कातने की मशीनों का आविष्कार, जो ये सब चीज़ें ब्रिटेन में सबसे पहले हुआ। तो ये सब फैक्टर थे कि जिससे कि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति आई। इसके बाद औद्योगिक क्रांति के प्रभाव हमने देखे कि किस प्रकार से मजदूरों पर औद्योगिक क्रांति के प्रभाव पड़े, महिलाओं बच्चों पर क्या औद्योगिक क्रांति के प्रभाव पड़े और किस तरह से औद्योगिक क्रांति के विरुद्ध जो आंदोलन भी चले, यानी मजदूरों ने जो अपने हक के लिए जो आंदोलन चलाए, किस प्रकार सरकार द्वारा वो आंदोलन दबाए गए। इसके बाद आता है कानूनों के जरिए सुधार। कानूनों के जरिए सुधार कैसे हुआ? सरकार औरतों और बच्चों के काम की परिस्थितियों के प्रति कितनी जागरूक थी। 1819 में कुछ कानून बनाए गए जिनके तहत 9 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों से फैक्ट्रियों में काम करवाने पर पाबंदी लगा दी गई और 9 से 16 वर्ष की आयु वाले बच्चों से काम कराने की सीमा 12 घंटे तक सीमित कर दी गई। लेकिन इस कानून में इसका प्रवर्तन यानी पालन कराने के लिए आवश्यक अधिकारों की व्यवस्था नहीं की गई। ये सब था कि जो आंदोलन चल रहे थे, सरकार भी कुछ दबाव में आ रही थी और वो ये कानून बनाने पर मजबूर भी हुई थी। लेकिन ये कानून काफ़ी हद तक हम देखते हैं कि किसी भी हद तक मज़दूरों के विकास के लिए या मज़दूरों की भलाई के लिए पर्याप्त नहीं थे। इस तरह से यहाँ सरकार ने जो कानून तो बनाए, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट करने की, उन कानूनों को लागू करने की कोई व्यवस्था नहीं थी। संपूर्ण उत्तरी इंग्लैंड में कामगारों द्वारा इस स्थिति का भारी विरोध किए जाने के बाद 1833 में एक अधिनियम पारित हुआ जिसके अंतर्गत 9 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को केवल रेशम की फैक्ट्री में काम करने पर लगाने की अनुमति दी गई। बड़े बच्चों के लिए काम के घंटे सीमित कर दिए गए और कुछ फैक्ट्री निरीक्षकों की व्यवस्था कर दी गई जिससे कि अधिनियम के प्रवर्तन और पालन को सुनिश्चित किया जा सके। अंततः 1847 में 30 वर्षों से भी अधिक लंबे अरसों तक आंदोलन चलने के बाद 10 घंटा जो काम का समय निश्चित किया गया, ये अधिनियम कपड़ा उद्योग पर ही लागू होते थे, खनन उद्योग पर नहीं। सरकार द्वारा स्थापित 1842 के खान उद्योग ने ये उजागर कर दिया कि खानों में काम करने की परिस्थितियाँ वास्तव में 1833 के अधिनियम के लागू होने के पहले कहीं अधिक खराब हो गई थी। तो इस प्रकार से हम ये देख रहे हैं कि 1842 के खान और कोयला खान अधिनियम ने 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों और स्त्रियों से खानों में नीचे काम लेने पर पाबंदी लगा दी। फील्डर्स फैक्ट्री अधिनियम ने 1847 में ये कानून बना दिया कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों और स्त्रियों से 10 घंटे प्रतिदिन से अधिक काम न लिया जाए। इन कानूनों का प्रवर्तन फैक्ट्री निरीक्षकों के द्वारा किया जाता था, लेकिन ये एक कठिन काम था। निरीक्षकों का वेतन बहुत कम था और प्रबंधक उन्हें रिश्वत देकर आसानी से उनका मुंह बंद कर सकते थे। दूसरी ओर बच्चों के माता पिता भी उनकी आयु के बारे में झूठ बोलकर उन्हें काम पर लगा देते थे ताकि उनकी मजदूरी से उनका घर का खर्च चल सके। तो इस तरह देखा कि हमने कानून तो लागू किए, लेकिन सरकार ने कानून बनाए मजदूरों के लिए, लेकिन उन कानूनों को पूरी तरह से लागू नहीं किया जा रहा था। औद्योगिक क्रांति के विषय में तर्क और वितर्क। 1970 के दशक तक इतिहासकार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग ब्रिटेन में 1780 के दशक से 1820 के दशक के बीच हुए औद्योगिक विकास व विस्तारों के लिए करते थे, लेकिन उसके बाद इस शब्द का प्रयोग को अनेक आधार पर चुनौती दी जाने लगी। दरअसल औद्योगिकरण की क्रिया इतनी धीमी गति से होती रही कि इसे क्रांति कहना ठीक नहीं होगा। इसके द्वारा पहले से मौजूद प्रक्रियाओं को ही आगे नए स्तरों तक ले जाया गया। इस प्रकार फैक्ट्रियों में श्रमिकों का जमावड़ा पहले की अपेक्षा अधिक हो गया और धन का प्रयोग भी पहले से अधिक व्यापक रूप से होने लगा। 19वीं शताब्दी शुरू होने से के काफ़ी समय बाद तक भी इंग्लैंड के बड़े बड़े क्षेत्रों में
कोई फैक्ट्रियां या खाने नहीं थी, इसलिए औद्योगिक क्रांति शब्द अनुपयुक्त समझा गया। इंग्लैंड में परिवर्तन क्षेत्रीय तरीके से हुआ, प्रमुख रूप से लंदन, मैनचेस्टर, बर्मिंघम या न्यूकासल नगरों के चारों ओर, न कि संपूर्ण देश में। अर्थात सारे इंग्लैंड में ये परिवर्तन नहीं हुआ था। या कपास या लोहा उद्योग में अथवा विदेशी व्यापार में 1780 के दशक से 1820 के दशक तक हुए विकास या समृद्धि को क्रांतिकारी कहा जा सकता है। नई मशीनों के कारण सूती कपड़ा उद्योग में ध्यान आकर्षणकारी समृद्धि हुई। वह भी एक ऐसे कच्चे माल पर आधारित थी जो ब्रिटेन से बाहर से मंगाया जाता था और तैयार माल भी दूसरे देशों में बेचा जाता था। अर्थात भारत से मंगवाया जाता था और भारत में ही उसको बेचा जाता था। भारत की मंडियों का प्रयोग किया जाता था। आर्थिक परिवर्तनों के सूचकांक ये दर्शाते हैं कि सतत औद्योगिकरण 1815 से 20 से पहले की बजाय बाद में दिखाई दिया। 1793 के बाद के दशकों में फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन के युद्धों ने विघटनकारी प्रभावों का अनुभव किया था। औद्योगिकरण को देश के धन के पूंजी निर्माण में या आधारभूत ढांचा तैयार करने में अथवा नई नई मशीनें लगाने के लिए अधिकाधिक निवेश करने में, इन सुविधाओं के कुशलतापूर्वक उपयोग के स्तरों को बढ़ाने और उत्पादकता में वृद्धि करने के साथ जोड़ा गया। यानी लाभदायक निवेश इन मायनों में उत्पादकता के स्तरों के साथ साथ 1820 के दशक के बाद धीरे धीरे बढ़ने लगा। 1840 के दशक तक कपास, लोहा और इंजीनियरिंग उद्योगों में आधे से भी कम औद्योगिक उत्पादन होता था। तकनीकी प्रगति इन्हीं शाखाओं तक सीमित नहीं थी, बल्कि वह कृषि संसाधन और मिट्टी के बर्तन जैसे अन्य उद्योग धंधों में भी देखी जा सकती थी। ब्रिटेन में औद्योगिक विकास 1815 से पहले की अपेक्षा उसके बाद अधिक तेजी से क्यों हुआ? इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए इतिहासकारों ने इस तथ्य की ओर इशारा किया कि 1760 के दशक से 1815 तक ब्रिटेन ने एक साथ दो काम करने की कोशिश की। पहला औद्योगिकरण और दूसरा यूरोप, उत्तर अमेरिका और भारत में युद्ध लड़ना। और शायद यह उनमें से एक काम में असफल रहा। ब्रिटेन 1760 के दशक के बाद अगले 60 वर्षों में 36 वर्षों तक लड़ाई में व्यस्त रहा। जो पूंजी निवेश के लिए उधार ली गई थी वह युद्ध लड़ने के लिए खर्च की गई। यहाँ तक कि युद्ध का 35% तक खर्च लोगों की आमदनियों पर लगाकर पूरा किया गया। कामगारों और श्रमिकों का कारखानों और खेती से निकालकर सेना में भर्ती किया जाने लगा। खाद्य सामग्रियों की कीमतें इतनी तेजी से बढ़ी कि गरीबों के लिए जीवन गुजर करना बड़ा दूभर हो गया। नेपोलियन की नाकाबंदी की नीति और ब्रिटेन द्वारा उसे नाकाम करने की कोशिशों ने यूरोप महाद्वीप को व्यापारिक दृष्टि से अवरुद्ध कर दिया। इससे ब्रिटेन से निर्यात होने वाले अधिकांश लक्ष्य स्थल ब्रिटेन के व्यापारियों की पहुंच से बाहर हो गए। क्रांति के साथ प्रयुक्त औद्योगिक शब्द अर्थ की दृष्टि से बहुत सीमित है। इस दौरान जो रूपांतरण हुआ वह आर्थिक तथा औद्योगिक क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि उसका विस्तार इन क्षेत्रों से परे तथा समाज के भीतर भी हुआ और इसके फलस्वरूप दो वर्गों को प्रधानता मिली। पहला था बुजुर्गा वर्ग यानी मध्यम वर्ग, और दूसरा था नगरों और देहाती इलाकों में रहने वाले मजदूरों का सर्वहारा वर्ग। 1851 में लंदन में विशेष रूप से निर्मित शफ्टिक प्रासाद यानी क्रिस्टल पैलेस में ब्रिटिश उद्योग की उपलब्धियों को दर्शाने के लिए एक विशाल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसे देखने के लिए दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। उस समय देश की आधी जनसंख्या शहरों में रहती थी, लेकिन शहरों में रहने वाले कामगारों में से लोग हस्तशिल्प की इकाइयों में काम करते थे, लगभग उतने ही फैक्ट्रियों में या कारखानों में कार्यरत थे। 1850 के दशक से शहरी इलाकों में रहने वाले लोगों का अनुपात अचानक बढ़ गया और उनसे अधिकांश लोग उद्योगों में काम करते थे, यानी कि वे श्रमजीवी वर्ग के थे। अब ब्रिटेन के समूचे कार्यबल का केवल 20% भाग ही देहाती इलाकों में रहता था। औद्योगिकरण का ये रफ्तार अन्य यूरोपीय देशों में हो रहे औद्योगिकरण के मुकाबले बहुत ज़्यादा तेज थी। ब्रिटिश उद्योग के विस्तृत अध्ययन में इतिहासकार ए.ई. मसन ने कहा है कि 1850 से 1914 तक की अवधि को एक ऐसा काल मानने के लिए पर्याप्त आधार है जिसमें औद्योगिक क्रांति वास्तव में अत्यंत व्यापक पैमाने पर हुई, जिससे संपूर्ण अर्थव्यवस्था और समाज की कायापलट अन्य किसी भी परिवर्तन के मुकाबले बड़ी तेजी से और व्यापक रूप से हुई। तो इस प्रकार आपने देखा कि किस प्रकार से
ब्रिटेन के अंदर औद्योगिक क्रांति सबसे पहले आई और उस औद्योगिक क्रांति के क्या प्रभाव हुए मज़दूरों पर, बच्चों पर, महिलाओं पर, किस तरह से उस औद्योगिक क्रांति का जो प्रभाव मज़दूरों, बच्चों पर पड़ रहा था, उसके खिलाफ आंदोलन भी चले, क्योंकि जो कार्यस्थल की अवस्था थी वो काम करने की जगह ठीक नहीं थी, मज़दूरों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा था। और जो बच्चों से काम कराया जाता था, 12-12 घंटे जो बच्चों से काम कराया जाता था, उससे भी बच्चों की जो जीवन प्रत्याशा थी वो बिल्कुल घट रही थी और मज़दूरों की भी जीवन प्रत्याशा कम होती जा रही थी। इसके खिलाफ आंदोलन भी चले और फिर कानून भी बनाए गए, लेकिन उन कानूनों को इम्प्लीमेंट करने में बहुत अधिक समय लग गया। ये कानून धीरे धीरे प्रबल होते गए, इनमें बदलाव आता गया और धीरे धीरे करके मज़दूरों की हालत में कुछ सुधार होने लगा। इसके बाद ये औद्योगिक क्रांति सारे यूरोप में और फिर सारे विश्व में फैली।